और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के नाटी इमली में हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि बनारस में पहली बार बैरिस्टर ओवैसी साहब का आना हो रहा है और यहाँ उनके कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए, सबसे पहले अपना परिचय दें। भैया मेरा नाम इसरार अहमद, मैं पूर्वांचल अध्यक्ष और आपके यहाँ जो है प्रोग्राम की तैयारी के लिए आया हूँ बनारस। किस तरह की तैयारियां हैं? चुनावी जनसभा है और उसमें गठबंधन के सभी घटक दल आ रहे हैं, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि अच्छी तादाद में लोग यहाँ पहुँचें, ओवैसी साहब के विचारों को सुने और पार्टी को मजबूत करें, गठबंधन को मजबूत करें। ऐसे में जिस तरह से वाराणसी से ओवैसी साहब की चुनाव लड़ने की बातें थी, अब वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, ओवैसी साहब की वाराणसी से कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं थी। कभी वाराणसी साहब उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रोग्राम नहीं बनाया था। उत्तर प्रदेश में हमारा पीडीएम गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और अब तक लगभग 15-16 सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं और चुनाव के कई चरणों में है। तो चरण वाइज जो है लिस्ट डिक्लेयर हो रही है। 25 के बाद अगली लिस्ट डिक्लेयर होगी और जो यहाँ का चुनाव भी बाकी है उसकी भी लिस्ट जो है आ जाएगी और उम्मीद है कि एक अच्छी खासी तादाद के लोग पीडीएम के लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो पीडीए जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन से कोई वाराणसी से कैंडिडेट है कि नहीं? श्योर, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन श्योर रहेगा, वाराणसी से कैंडिडेट रहेगा, ये कोई बिल्कुल रहेगा। क्योंकि गठबंधन का नेतृत्व कर रही है पल्लवी पटेल जी, तो किसको कैंडिडेट बनाएंगे ये जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन आप ये इत्मीनान रखें कि बनारस में गठबंधन का कैंडिडेट जरूर रहेगा। ऐसे में जिस तरह से आप देख रहे हैं सियासी माहौल ऐसे पहले चरण का चुनाव हुआ है और उसके बाद ही राजस्थान से जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, नक्सलवादी कहते हैं, अर्बन नक्सल कहते हैं। किस तरह से देखते हैं एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे रहा है मुसलमानों को? देखिए, ये अफसोस की बात है कि मुल्क का प्रधानमंत्री इस तरह बयान दे रहा है। इससे बड़ी अफसोस की बात नहीं हो सकती प्रधानमंत्री के लिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना चाहती है और उसकी ये कोशिश इस चुनाव में बुरी तरह फेल हो रही है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी अब हिंदुस्तान की जनता ये समझ गई है, उनके बहकावे में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से उनको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के जमहूरी मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि खुद लोगों को जात और धर्म में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक गठबंधन के लिए या तमाम पार्टियां जो लड़ी उनके लिए खौफ है हारने का डर। 10 साल में 10 साल से भाजपा सरकार है और हर मुद्दे पर फेल है। किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं है। आज आप देखिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सारे सरकारी संसाधन बेचे जा रहे हैं और चुनाव में भी जिस तरह की धांधलियाँ आप देख रहे हैं, भी आपने देखा गुजरात में, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहते हैं। और अगर लोकतंत्र को हम नहीं बचा पाएंगे तो ये हमारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत के जनता का बहुत बड़ा फेलियर होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाए, संविधान की रक्षा की जाए और एक ऐसे जमहूरी मुल्क को बचाए रखा जाए जिसमें जनता फैसला अपने वोटों से करती है। ऐसे में जिस तरह से देख रहे हैं कि कहीं गोलियां चल जा रही हैं चुनाव के दौरान ही और कहीं निकाब वाली लड़कियों को, औरतों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। चुनाव कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं है। भैया चुनाव ही नहीं, सारी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी समय से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, विशेष करके दलित समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, महिलाओं को बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने देखा पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या घटनाएं हुई, सबने देखा। ये
सारे मामले में ये सरकार किसी भी मामले में कामयाब नहीं है। देश की जीडीपी लगातार गिर रही है, करेंसी रेट गिरता जा रहा है, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। एक ऐसे समय में जब 30% के आसपास सब्सिडी पर रूस से आपको डीजल पेट्रोल मिल रहा है, ऐसे समय में जनता को लाभ न पहुंचा करके डीजल पेट्रोल का रेट यहाँ बढ़ाया जा रहा है। इससे बड़ी अफसोस की बात है, जनता के हितों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ चंद गुजराती पूंजीपतियों को जनता का पैसा लूट करके दिया जा रहा है और वो लेके भाग रहे हैं। आम आदमी की खून पसीने की कमाई लूट करके, छीन करके गुजरात के धनाढ्यों को, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है और वो देश की गरीब जनता का पैसा लेकर के देश छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से चुनाव की आपकी तैयारी है, मान लीजिए वाराणसी से कोई कैंडिडेट आता है तो इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन बार बार ओवैसी साहब को बाइकाट कर रहा है या नहीं ले रहा है, तो इससे कुछ नुकसान पहुंचेगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, इंडिया गठबंधन ओवैसी साहब को साथ नहीं लेना चाहता, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओवैसी साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। एमआईएम का निशान पतंग है, चुनाव में पतंग निशान नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में एमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है, एमआईएम सिर्फ पीडीएम का साथ दे रही है। पीडीएम के जिसकी नेता पल्लवी पटेल हैं, उनके गठबंधन को सपोर्ट कर रही है, उनको मजबूत कर रही है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी, मान लीजिए वाराणसी से कोई कैंडिडेट आता है तो इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन बार बार ओवैसी साहब को बाइकाट कर रहा है या नहीं ले रहा है, तो इससे कुछ नुकसान पहुंचेगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, इंडिया गठबंधन ओवैसी साहब को साथ नहीं लेना चाहता, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओवैसी साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। एमआईएम का निशान पतंग है, चुनाव में पतंग निशान नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में एमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है, एमआईएम सिर्फ पीडीएम का साथ दे रही है। पीडीएम के जिसकी नेता पल्लवी पटेल हैं, उनके गठबंधन को सपोर्ट कर रही है, उनको मजबूत कर रही है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों को, खास करके इंडिया गठबंधन, पूरे इंडिया गठबंधन को खुला मौका है। तुम अगर हरा सकते हो तो भारतीय जनता पार्टी को हराओ, तुम्हारे लिए मैदान खाली है। कल चुनाव हारने के बाद ये विधवा विलाप न करना कि मजलिस की वजह से हम चुनाव हार गए। मजलिस का कोई कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में नहीं उतरेगा और तुम्हारे लिए उत्तर प्रदेश में मैदान खाली है। तुम अगर भाजपा को हरा सकते हो तो हराओ, लेकिन इस चुनाव के बाद आने वाले हर चुनाव में मजलिस हर सीट पर अपना कैंडिडेट लड़ाएगी। फिर आप ये न कहिएगा कि हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको। बार बार जो वोट कटुआ शब्द है, हाँ, खुला मैदान है, खुला मैदान है। आप जो कर सकते हो कर दो, हरा के दिखाओ, आपके लिए खुला मैदान है। आपने हमको साथ नहीं लिया, हमारी तरफ से खुला ऑफर था, हम साथ आना चाहते थे, नहीं लिया, कोई बात नहीं। हम मैदान में भी नहीं हैं, हम चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। आप हरा सकते हो तो हराओ। बहुत अच्छा लगा बात करके। आप जानते हैं कि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी है, और वाराणसी के अंदर एक जो समाज है, बुनकर समाज, जो कि कपड़ा तैयार करता है। आज वही बुनकर समाज 40 से 60% तक सूरत और बेंगलोर में जाने मजबूर है। तमाम पावर लूम में खड़ी है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है और मोदी जी से क्वेटो बनाना चाहते थे। ये समझ था कि बनारस को क्वेटो बनाए, काशी को क्वेटो बनाने की बात कर रहे थे। अब आज देखिए, ज़्यादातर लोग बगल में बैठे हैं, सब बुनकर समाज से हैं, और अभी आप देखिए यहाँ लूम चल भी रहा है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ से लगभग 60% के आसपास बुनकर, वो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, हर धर्म और मजहब के बुनकर कारोबार से जुड़े हुए लोग इस बनारस को छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। ये मोदी का विकास मॉडल है, यही मोदी का गुजरात मॉडल है कि मोदी जी के चुनाव क्षेत्र से लोग
रोजगार न मिलने की वजह से, रोजगार बंद हो जाने की वजह से पलायन कर रहे हैं और उनकी तादाद लगभग 50-60% है। इससे बड़े शर्म को, इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है। मोदी जी ने वादा किया था, मोदी जी काशी को पर्यटक स्थल बनाएंगे, घूमने फिरने आएंगे, कारोबार चलेगा, वैसे ही पूरा पावर लूम बंद कर रहा है। भाई पर्यटक स्थल बनाने की बात करके आए थे, 15 लाख रुपए देने की बात करके आए थे, 2 करोड़ नौकरी देने की बात करके आए थे। प्रैक्टिकल में 2 करोड़ मिला क्या? नौकरी मिली। 15 लाख रुपए मिला क्या? आज बुनकर यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी अपना धंधा करते आए थे, उन बुनकरों की आधे से अधिक आबादी यहाँ से रोजगार ना होने की वजह से पलायन कर रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। ये जनता इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी को इस लोकसभा सीट से सबक सिखाएगी और नतीजे तय करेंगे कि मोदी जी का विकास क्या है। बहुत अच्छा लगा बात करके, जिस तरह से विभागीय से बयान रखा है और जिस तरह से देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके से तैयारी कर रही हैं, उसी तरह पीडीएम तैयारी कर रही है और जिस तरह से बुनकरों का शोषण बनारस के अंदर हो रहा है और बुनकर पलायन कर रहा है, ऐसे में जो मोदी जी का काशी और क्योटो का सपना था वो सिर्फ एक जुमला ही था और जो पर्यटक स्थल का नाम लिए थे वो भी एक जुमला ही था, जिससे 15 लाख आपके खाते में आ गया। मिलते हैं अगली अपडेट में और हमारे चैनल पर नए हैं